जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, मेजर क्लासेस क्लासेस प्रयागराज। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर एमएनएस के लिए जनरल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने दिए जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो सवाल आपके सामने यहाँ पर रखे जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन के आंसर करके उसका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डी ब्रॉगली रिलेट्स रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेव नेचर ऑफ लाइट या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। देखिए, डी ब्रॉगली की बात करते हैं अगर, तो डी ब्रॉगली की ये एक इक्वेशन थी और ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है इसके अंदर एक वेवलेंथ की बात की गई है, दूसरा मोमेंटम की बात की गई है और ये कहा गया है कि ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ ही डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन के साथ ये बताने की भी कोशिश की थी कि हर एक मैटर के अंदर दोनों प्रकार के नेचर पाए जाते हैं। उस मैटर के अंदर वेव नेचर भी पाया जाता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। सो अगर हम यहाँ पर डी ब्रॉगली की बात करें, so D Broglie is actually relates the wave nature of the light, ठीक है, by this equation. So option number C here is the correct answer. Now if we move to the next question, question number 2, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि when a particle in motion collides with another particle, its kinetic energy may increase, must decrease, nothing can be said. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है और कॉलिजन की बात की गई है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कॉलिजन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। जब भी हम लोग इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और जब भी हम इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वहां पर लूज हो जाती है। यानी कि कॉलिजन के टाइम पर हमें ये पता होना जरूरी है कि कॉलिजन का प्रकार क्या है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रकार आपको बताया हुआ नहीं है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या सेम रहेगी, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नथिंग कैन बी सेड। नाउ इफ यू मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल से क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। तो तीसरा सवाल है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी भी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। ऑप्शन हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। So you have to remember, as we increase the temperature, the kinetic energy of the gaseous molecule get increases, so that their internal energy will also get increases. Whenever we talk about the internal energy of the gases, it absolutely correlate with the kinetic energy, and as we know, this kinetic energy will get increased by increasing the temperature. So we can say that the internal energy of the gas also depends on the temperature. So what we want to say here, हमने कहा कि किसी भी आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल गैस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की बात करें तो आपसे पूछा है कि द रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर, low temperature, low pressure and high temperature, high pressure and low temperature and high pressure and high temperature. So रियल गैस को अगर हमको आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में हमें प्रेशर को हमेशा कम करना होगा और टेम्परेचर को हमेशा इंक्रीज करना होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एज वी अवेयर ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, और अगर वहीं पर रियल गैस इक्वेशन की बात की जाए तो वहां पर प्रेशर के अंदर एक यूनिट यानी कि A/V² को जोड़ा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आइडियल को रियल में बदलने के लिए, आइडियल को रियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब रियल को आइडियल में कन्वर्ट करने के लिए यही प्रेशर हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि एट द लो प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट द रियल गैस इनटू आइडियल गैस। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5,
आपसे पूछा है कि द लाउडनेस ऑफ अ नोट ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड ऑफ द वेव. सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, directly proportional to the velocity of the wave and directly proportional to the square of velocity of the wave. See, we are talking about the loudness. हम loudness की बात करते हैं. loudness जितनी ज्यादा होगी, particle की movement उतनी ही ज्यादा होगी, and the maximum displacement of the particle is known as the amplitude. हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे साउंड की जो लाउडनेस है वो भी बढ़ती जाती है. लेकिन हमें यहाँ पर समझना ये है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड तो करता है. मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो ही गए, लेकिन इन दोनों में भी ध्यान रखना है कि ये जो लाउडनेस है इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. यानी कि इट इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. नाउ if we move to the next question, the question number 6 is the metals are good conductor of heat than insulator because their atoms are relatively apart, they contain free electrons, they have reflecting surfaces or none of the above. अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा है कि मेटल जो है वो इंसुलेटर कंपेयर में गुड कंडक्टर होते हैं. कारण क्या है? देखिए, कंडक्टर्स वही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव तभी कर पाएंगे जब वो फ्री होंगे मूव करने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि भाई मेटल को हम अच्छा कंडक्टर इसीलिए कहेंगे क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. फाइन. If we move to the next question, the question number 7, आपसे पूछा है कि मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, हैमरिंग, बाय इंडक्टिव एक्शन ऑफ द अनदर मैग्नेट, बाय ऑल अबव मेथड. सो हेयर हम लोग मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं. किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है. यानी कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी है, वही मैग्नेटिज्म है. अगर हम लोग कोई अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं. एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, हम लोग खुद जनरेट करते हैं, मतलब उसका मैग्नेटिक पावर उसकी कितनी होगी, मैग्नेटिज्म उसके अंदर कितना होगा, ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं. अगर किसी भी मैग्नेट की हम लोग बात करें, एनी ऑफ द मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है उसमें आप हैमरिंग करना शुरू कर दीजिए, आप जो है हीटिंग करना शुरू कर दीजिए, ये सारे के सारे इन तीनों में से कोई भी आप प्रक्रिया वहां पर करोगे तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो या तो खत्म हो जाता है या कम होने लगता है. तो इसका मतलब मैं कह सकती हूं कि भाई किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करने के लिए इन तीनों में से कोई भी मेथड पर्याप्त है. तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाय ऑल अबव मेथड. नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8, which of the following electromagnetic wave is used in the medicine to destroy cancer cells? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इस्तेमाल कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है. देखिए भाई, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जिस भी वेव का इस्तेमाल करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होनी चाहिए. हाई क्यों? ताकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए और हाई पेनिट्रेटिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो कैंसर सेल को पेनिट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे. अब इन चारों वेव्स की अगर हम लोग बात करें, IR, विजिबल, गामा रेस और अल्ट्रावायलेट रेस, वी ऑल नो दैट अल्ट्रावायलेट रेस हैज अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स. So here the correct option is option number D, that is ultraviolet rays. Why? Because it has high frequency, because it has high penetrating power to destroy the cancer cells. So option number D is the correct answer here. Now we move to the question number 9. Here the phenomena of the interference is based on, यानी कि interference का जो phenomena होता है किस पर आधारित होता है. ऑप्शन है आपके पास conservation of momentum, conservation of energy, conservation of mass या quantum nature of light. Most of the people are confused in it क्योंकि भाई इंटरफेरेंस हो, डिफ्रेक्शन हो, ये सारे के सारे लाइट से रिलेटेड है. तो हमें लगता है कि भाई ये क्वांटम नेचर की बात करता है, पर नहीं. इंटरफेरेंस नेवर टॉक अबाउट द क्वांटम नेचर, इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वी विल हैव टू रिमेंबर कि यहां पर मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन जनरेट होती है. तो इंटरफेरेंस के बारे में हमेशा ध्यान रखना है हमें कि इंटरफेरेंस जो है वो क्वांटम नेचर की बात नहीं करता लाइट की. इट ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, or we can say just conservation of energy. So interference is based on the conservation of energy. We can say the option number B is the correct answer. Now we move to the question number 10. Here in nuclear reactor the control rods are made of cadmium, graphite, krypton या plutonium. देखिए भाई, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती हैं और कंट्रोल रॉड्स काम क्या करती हैं कि यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे जो आपके एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जब उनका फिजन होता है
जब वो टूटते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये लगातार रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। हमें क्या करना होता है, हमें इसको कंट्रोल करना होता है ताकि उतनी ही एनर्जी निकले जितनी हम चाहते हैं। इसीलिए हर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स लगाई होती हैं और इन कंट्रोल रॉड्स के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। पहला कैडमियम, दूसरा इंडियम और तीसरा सिल्वर। तो हमसे पूछा ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड लगाई जाती है इसके अंदर कौन सा, ये किसकी बनी हुई है, तो हम कहेंगे कैडमियम की। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मैलिटी ऑफ द 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड जो कि 0.3 मोलर है, इसकी नॉर्मैलिटी कितनी होगी। देखिए फास्फोरस एसिड की अगर हम लोग बात करें, दिस इज H3PO3 और हम जानते हैं कि H3PO3 की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 2। इट हैज बेसिसिटी ऑफ 2। भाई 2 क्यों, क्योंकि फास्फोरस के साथ दो तो ये इस तरीके से अटैच ही हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन अलग होते हैं OH के साथ। और कहने का मतलब ये है कि फास्फोरस के साथ ये 2 हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के रूप में रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि 2 ही H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, इसका मतलब 2 ही OH नेगेटिव इसके साथ अटैच हो सकते हैं और जितने OH नेगेटिव अटैच हो सकते हैं उतनी ही बेसिसिटी मानी जाती है। तो फास्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो है 2। हमें निकालनी है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी निकालने के लिए जो मोलैरिटी है उसको हम लोग अगर बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर निकल जाता है। हमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है भाई, 0.3 मोलर। बेसिसिटी कितनी है इसकी 2, यानी कि नॉर्मैलिटी कितनी निकल जाएगी 0.6। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, वो है 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाउ इफ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहां आपसे पूछा है कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी आर नोन एज, मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम टू सेम होती है, सिमिलर होती है, उनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन हमारे पास है डिस्क्रीट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो नहीं भाई, देखिए डिस्क्रीट का मतलब तो होता ही अलग अलग है, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो अलग अलग हो। डिस्क्रीट का मतलब ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, जिनकी एनर्जी अलग है, उनको डिस्क्रीट कहेंगे, और जिनकी एनर्जी सेम है उनको डीजेनरेट कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डी ऑर्बिटल की, तो मैंने कहा कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम टू सेम होती है, सिमिलर होती है, तो मैं कहूंगी कि डी के 5 जो ऑर्बिटल है वो क्या है, डीजेनरेट है। तो ये तो डी में भी है, एस में भी है, पी में भी है और एफ में भी है। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है, 7 की एनर्जी सेम है, तो मैं 7 को डीजेनरेट कहूंगी। तो मैं स्पेशली पी एफ को तो कह नहीं सकती हूँ, सारे के सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल ही कहलाते हैं जब तक वो एनर्जी को गेन ना कर लें या ऑर्बिटल ब्रेक डाउन ना हो जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो जाते हैं। तो सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सिमिलर है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपसे पूछा है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिटल ऑर्बिट इज कॉल्ड कर्नल, कोर, बोथ एंड और एम्प्टी स्पेस। देखिए अगर हम बात करें एटम की, तो यहाँ पर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर बड़े सारे ऑर्बिट होते हैं। मान लीजिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट को छोड़कर ये अंदर वाला जितना भी भाग बचेगा, इस पूरे भाग को हम लोग कर्नल कहते हैं। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि आउटर ऑर्बिट को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कर्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड Si4 पॉजिटिव आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, देयर आयनिक साइज विल फॉलो द ऑर्डर। आपको ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है। तो देखिए चारों के चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही है। इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन्स 10, इट एंड दिस ऑल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, मींस दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। और जब भी कोई स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक होती है तो हम लोग देखते हैं उनके ऊपर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और लगातार ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, लगातार ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज कम होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम जो साइज होगा वो होगा Si4 पॉजिटिव का, देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव एंड देन सोडियम पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 15, आपसे पूछा है कि द पेयर दिस एंड दिस will exhibit hydrate isomerism, linkage isomerism, ionization isomerism and coordinate isomerism. आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जरा देखिए, आपसे पूछा आइसोमेरिज्म कौन सा होगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर क्या है कि ये चीज इधर है, ये अंदर की तरफ है, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के जो अनायन हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। और जब भी इस प्रकार का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हमेशा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। So here the correct answer is ionization isomerism. Option number C is the correct answer. Now if you move to the next question, तो question number 16, यहाँ पर आपसे पूछा है कि in any chemical reaction a quantity that decrease to a minimum is free energy, entropy, temperature या enthalpy. देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट बदल सकती है, either they can change to solid to liquid, liquid to gas, anything. और अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड टू गैस जा रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है लिक्विड से गैस चली जाए या हो सकता है लिक्विड से सॉलिड चली जाए, उस टाइम पे एंट्रोपी कम भी हो सकती है, लेकिन हमेशा कम नहीं होगी। तो इसका मतलब एंट्रोपी सही आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। टेम्परेचर भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, तो ये भी नहीं है। एंथैल्पी भी कई बार रिलीज होती है, कई बार देनी पड़ती है, तो वो भी आपकी मिनिमम नहीं होती। जो मिनिमम होती है वो है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी या जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी ही हमेशा मिनिमम होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्री एनर्जी। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछा है कि विच ग्लास कट ऑफ द यूवी रेज, यानी कौन सा ग्लास ऐसा है जो यूवी रेज को कट ऑफ कर देता है। तो हमारे चश्मों के अंदर हम लोग एक ग्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम धूप का चश्मा कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि भाई सनलाइट से बचने के लिए हम उस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी चश्मों के अंदर एक स्पेशल काइंड का ग्लास उसके अंदर अटैच होता है, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास इज नोन एज द क्रुक्स ग्लास। ये क्रुक्स ग्लास क्या करता है, ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा है कि द सोप्स कैन बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, ईथर, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या नन ऑफ दिस। देखिए सोप्स की बात करें तो सोप्स का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीयरेट। मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिखूं, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सोप, और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सॉल्ट अगर होगा तो हम उसको सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही बोलेंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19, आपसे पूछा है कि इन एस्टेरिफिकेशन ऑफ एन एसिड द अदर रिएजेंट इज, यानी कि स्टेरिफिकेशन में हमें दूसरा जो रिएजेंट होता है एसिड के अलावा वो क्या होता है। तो देखिए स्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाने की प्रक्रिया। एस्टर बनाने की प्रक्रिया के अंदर अगर हम लोग एक एसिड ले लें, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और दूसरा इथेनॉल ले लें, तो इस प्रोसेस में बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो एक्चुअल में ये होता है एस्टर। तो ये एस्टर कैसे बना भाई, एक तो मैंने एसिड लिया है, दूसरा मैंने अल्कोहल लिया है, इथाइल अल्कोहल वी कैन से। सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, द अल्कोहल। कि एस्टेरिफिकेशन करने के लिए एक एसिड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। इन दोनों को बनाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म द आयरन इज, यानी कि आयरन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी होती है। ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। सो वी हैव टू रिमेंबर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द आयरन present in the wrought iron. So we can say that the wrought iron is the purest form of the iron. So here the correct answer is option number C. ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी अपना स्कोर बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसी तरीके की मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आप आगे भी तैयार रहिएगा, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।